नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने संगीत पर घरानों की परंपरा पर एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे आगरा घराने के विषय में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। डॉक्टर यजुर्वेदी जी ने अपने संगीत की शिक्षा पंडित शंकरनाथ पाटिल और विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी के संरक्षण में ली। आप म्यूज़िक डिपार्टमेंट की एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भारती कॉलेज नई दिल्ली में। आपने कई प्रोग्राम एआर और नेशनल आर्काइव्स के लिए भी किए हैं और आपने कई शोध पत्र म्यूज़िक के ऊपर भी लिखे हैं। तानपुर ए पर साथ देने के लिए हैं गगनजीत कौर जी। गगनजीत कौर जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गुरबानी संगीत की विशेषज्ञ हैं। तबले पर होंगे पंडित श्री लाल बाबू राय जी। इन्होंने अपने तबले की शिक्षा पंडित मिथिलेश झा जी के संरक्षण में ली। आइए हम डॉक्टर यजुर्वेदी जी का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज उस विषय में क्या बताएंगी। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जो चर्चा करेंगे एक और नए घराने की। इस घराने का नाम है आगरा घराना। आगरा घराना जो है वो क्या है, उस आगरा घराने की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, आगरा घराने में कौन कौन से ऐसे महान संगीतकार हुए हैं जिन्होंने उस घराने को एक विशिष्ट आयाम प्रदान किया है, और इस घराने के इन संगीतकारों के बारे में जानेंगे। इस घराने की कौन सी वो विशेषताएं हैं जिनसे कि ये घराने की एक पहचान होती है। इन सभी को हम इस अपने लेक्चर में, इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे। तो हमने इससे पहले की जो श्रृंखला थी उसमें आपको बताया था ग्वालियर घराने के बारे में। ग्वालियर घराने से आगरा घराने का क्या संबंध है ये भी आपको बताएंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं हम आगरा घराने की। आगरा घराना जो है उत्तर प्रदेश में आगरा जो है स्थान उससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि घरानों के नाम या तो व्यक्ति विशेष के नाम से जोड़ दिए गए या फिर उस स्थान के नाम से जहाँ पर कि कलाकार लोग या संगीतज्ञ उस ज़माने में रहा करते थे। उस एरिया को, ओवरऑल उस एरिया को जो है, जो उस स्थान का नाम था उसके नाम पर ही उन्होंने घराना जो है उस घराने का नाम दे दिया। तो हम जब किसी घराने की बात करते हैं तो वो उसका नाम लेते ही जो है स्वाभाविक है कि यदि हम उस अलग अलग घरानों के बारे में जान चुके हैं या घराने के बारे में पढ़ते हैं तो उसको जानने के बाद हम जब उस घराने का नाम कहीं सुनते हैं तो मस्तिष्क में वो विशेषताएं जो है वो अपने आप ही सामने आती हैं कि ये घराना है तो इसका मतलब इस घराने में ये अमुक जो विशेषताएं हैं वो प्रबल होंगी, यानी उसकी गायन में, उसके वादन में वो ख़ासियत, वो क्वालिटी या वो फीचर्स जो है वो ज़रूर झलक कर सामने आएंगे। और वही जो फीचर्स होते हैं वो उस घराने को किसी और घराने से अलग जो है बनाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हमने आपको ग्वालियर घराने के बारे में बताया कि उसमें क्या क्या ख़ासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको कि हम जब जानते हैं, जब हम सुनते हैं ग्वालियर घराने किसी कलाकार को तो हम कहते हैं कि ये ग्वालियर घराने का कलाकार है। इसी प्रकार से आगरा घराने में वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनको सुनते हैं और सुनते ही हम स्वाभाविकता जान लेते हैं कि ये आगरा घराना हो। तो हम इन सभी के बारे में आपको जानकारी अपने इस लेक्चर में देंगे। तो जब हम आगरा घराने की बात करते हैं तो उसमें कई चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि आगरा घराने की स्थापना किसने की। तो इस विषय में जो है विद्वानों के जो मत हैं वो लगभग एक से ही हैं, लेकिन जब हम इतिहास को लेते हैं तो सबसे पहले जो साधारण तौर पे जो एक बात जो बहुत अधिक प्रचलित है वो ये है कि ग्वालियर घराने की उत्पत्ति अलकदास और मलूकदास इनसे जो है मानी जाती है। आगे के बारे में जब हम जानकारी ले तो कहते कि इसके जो प्रवर्तक थे वो तानसेन के जो दामाद थे हाजी सुजान खासा,
उनके नाम पर उनको इसका प्रवर्तक कहा जाता है। लेकिन ग्वालियर घराने की तरह जब हम कहें या हम आगरा घराने की बात, जब ग्वालियर की बात करते हैं तो उसके विशिष्ट जो कलाकार या संगीतज्ञ उनका नाम सामने आता है। तो यहाँ पर आगरा में भी ऐसी ही कोई बात होगी जो कि विशिष्ट व्यक्ति से जुड़ी होगी। जी हाँ, इस घराने के जो एक सबसे महत्वपूर्ण एक क्या कहा जाए, एक प्रतिनिधि के रूप में कहें या हम के पर्सनालिटी जिसे आप कहते हैं, जिसके नाम पर हम जान जाएंगे कि आगरा घराना हो, या हम के आगरा घराने को आगरा घराने का एक स्वरूप प्रदान करने में जिस व्यक्ति ने, जिस संगीतकार ने, जिस कलाकार ने सबसे अहम भूमिका निभाई, उनका नाम था घग्गे खुदा बख्श। तो ये एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने आगरा घराने को एक स्वरूप प्रदान किया, या उसकी गायकी, हम कहें उसको एक गायकी प्रदान की। तो पहले ज़माने में ऐसा भी होता था कि कलाकार लोग जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग गुरुओं से भी तालीम लेते थे, और उसके बाद जब वो कहते हैं कि सीखने की एक उम्र तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुछ शिक्षा पाके जब उनको लगता है कि हाँ अब हम एक ठोस उस पर आ गए कि हमें कुछ एक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके बाद अपनी भी क्रिएटिविटी उसमें जुड़ती है, और उसके बाद जो इस संगम के बाद जो एक स्वरूप सामने आता है वो उसको एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। तो घग्गे खुदा बख्श जी जो हैं, इनके साथ भी ऐसा हुआ। जब हम आज के हिसाब से हम कहते हैं कि इनको आगरा घराने को एक विशिष्ट गायकी प्रदान की, तो वहाँ पर वो क्या बातें थी जिसके वजह से उसको विशिष्टता प्रदान हुई, और कहाँ से इनको तालीम हुई, ये सब बातें हम आपको बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम गायकी, आगरा गायकी की बात करें तो उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, इनका नाम जो है ये सबसे पहले आता है सामने। आगरा घराने में कहीं ना कहीं आपको ग्वालियर घराने की छाप मिलती है, यानी उसकी जो शेडो है वो इसमें नज़र आती है आगरा घराने की गायकी में। तो वो कौन सी बात है, इसका क्या संबंध है ग्वालियर और आगरा का? मैं बार बार अपने इस लेक्चर में बार बार ये कह रही हूँ कि ग्वालियर घराना और आगरा घराना, तो वो क्या, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक संबंध है जो ग्वालियर घराने का आगरा घराने से, वो संबंध क्या है ये हम आपको बताते कि आगरा घराने की जो गायकी है उसमें कुछ विशेषताएं हैं जो कि ग्वालियर घराने की गायकी से ली गई हैं। तो इसका राज क्या है? वास्तव में जो घग्गे खुदा बख्श, जिनको हम कहते हैं कि आगरा घराने के की गायकी को जिन्होंने एक स्वरूप प्रदान किया, या मोटे तौर पे जब आप पढ़ते हैं तो इस घराने के एक संगीतकार, जो सबसे पहले संगीतकार के रूप में सामने जिनका नाम सबसे पहले लिया था, वो घग्गे खुदा बख्श जी है। तो कहते हैं कि वास्तव में घग्गे खुदा बख्श जो है वो नत्थन पीर बख्श के शिष्य थे, और नत्थन पीर बख्श जी का नाम जो है ग्वालियर घराने में जोड़ा गया है, और ये उस्ताद हद्दू हस्सू और नथु खां साहब के जो थे बाबा थे ये, तो उनके जो है उनके ये शिष्य रहे, यानी इन्होंने वहाँ पर शिक्षा ली। और इसमें ख़ास बात ये थी कि ख़याल गायकी की उन्होंने शिक्षा ली, और एक समय तक शिक्षा लेने के बाद जब वो ग्वालियर आए तो वहाँ पर माफ़ करिए आगरा आए, तो वहाँ पर उन्होंने आगरा में जाके जो है जो भी उन्होंने शिक्षा ली थी, जो भी उनको संगीत के बारे में अपने भी जो भी गुरुओं से जो कुछ प्रदान हुआ, वो सब उन्होंने आगरा गायकी के रूप में जो है उसको सामने प्रकट किया, अपने शिष्यों को सिखाया। तो ये जो एक संबंध है ग्वालियर घराने का आगरा घराने का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी जब कहा जाता है कि आगरा घराने में ग्वालियर घराने की छाप है, तो इसका जोड़ जो है, यानी इसकी जो शुरुआत है वो उस्ताद घग्गे खुदा बख्श जी का है, जिन्होंने कि ग्वालियर घराने के उस्ताद नत्थन पीर बख्श जी, उनसे जो है तालीम हासिल करी। तो ग्वालियर में सीखने के बाद ये आगरा आकर बस गए, और यहीं पर जो इनकी गायकी जो आगे प्रसिद्ध, जो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, तैयार किया, तो आगे की पीढ़ी को जो तैयार किया, तो वो उन्होंने और आगे की पीढ़ी को तैयार किया। तो ये जो एक क्रम चलता रहा, इस गायकी को जो है आगरा घराने की गायकी के नाम से जाना गया, यानी आगरा, द स्टाइल ऑफ आगरा घराना, या हम कहें कि द स्टाइल ऑफ और द ट्रेडिशन ऑफ आगरा घराना। तो ये इसका संबंध जो है ग्वालियर से इस प्रकार है।
और अपनी भी स्वाभाविक सी बात है कि ग्वालियर से सीखने के बाद जब आगरा है तो उन्होंने अपनी भी चीज़ों को जो है आगे रखा होगा। उन्होंने अपनी भी क्रिएटिविटी को या अपनी सोच को, अपनी चिंतन को एक स्वरूप प्रदान किया होगा, और वो ग्वालियर घराने की तरह जो वहाँ की जो ख्याल गायकी जो उन्होंने सीखी उसकी भी जो विशिष्टता है उनको रखा होगा। तो इस प्रकार आगरा घराने की अपनी एक विशिष्ट गायकी ने जन्म लिया और वो आगे उन्होंने अपने शिष्यों को उसको सिखाया और आगे वो बढ़ती चलेगी। आज के दौर में आप जब आगरा घराने की बात कहें तो आगरा घराने के किसी शिष्य को आप सुने तो आपको ये विशिष्टताएं, ये जो ख़ास फीचर्स जिसे हम कहें, ये आपको स्पष्ट रूप से उस गायकी में नज़र आएगा। इसीलिए इन स्टाइल्स को, द स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग या कहें कि सिंगिंग और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, इसको स्कूल्स कहा जाता है अंग्रेज़ी में, जैसे हम घराने कहते हैं, स्कूल्स ऑफ डिफरेंट क्लासिकल म्यूज़िक कहा जाए। तो घरानों की बात इस प्रकार से आती है। घग्गे खुदाबख्श जी जो हैं उनके 2 पुत्र थे, पहले कल्लन खां साहब और दूसरे गुलाम अब्बास खां। तो इन्होंने जो है दोनों पुत्रों को जो है खूब तालीम दी और उस तालीम को इन्होंने आगे बढ़ाया और खूब इन्होंने जो है नाम कमाया संगीत के क्षेत्र में और खूब वाहवाही इन्होंने लूटी। तो जो उनकी आगरा घराने की जो गायकी थी उसको उन्होंने आत्मसात किया, जो उनको अपने पिता से मिली, और उसको उन्होंने आगे अपने शिष्यों को भी तैयार किया। गुलाम अब्बास जी के भतीजे थे नत्थन खां, जिन्हें कि निसार हुसैन खां साहब के नाम से जानते हैं। और एक नत्थन खां जो है ये ज़्यादा पॉपुलर इनका नाम हुआ। इन्होंने भास्कर राव बकले जी से शिक्षा लेकर आगरा की गायकी को एक अद्भुत योगदान दिया। तो ये कहते हैं सीखने का ये नहीं होता कि एक से सीख लिया, आपके जो गुरु उनसे तो आपने सीखा, लेकिन कितनी जिज्ञासा रही होगी इन संगीतकारों में कि इन्होंने और भी कलाकारों से और भी संगीतज्ञों के पास जाकर शिक्षा ली और उसको जो है इन्होंने उसमें आत्मसात करके उसको एक और नया स्वरूप जो है इन्होंने प्रदान किया। तो ये तो हम बात कर रहे थे नत्थन खां साहब की भी। गुलाम अब्बास के भाई थे जंगू खां साहब, और जैसे मैंने बताया कि घग्गे खुदाबख्श जो है उनके 2 पुत्र थे, कल्लन खां और गुलाम अब्बास खां। इनके भाई थे जंगू खां साहब, जिनके की नत्थन खां या निसार हुसैन खां उनके पौत्र थे, यानी ग्रैंडसन थे। तो उनको जो है नत्थन खां को गुलाम अब्बास से भी तालीम हासिल हुई। यानी इन परिवारों में संगीत जो है एक क्या कहना चाहिए, संगीत ही इनकी में मुख्य जो है धारा थी, संगीत को ही ये करते थे। और परिवार में सिर्फ पुत्र से ही नहीं था, परिवारों में शिष्य और शिष्याओं को भी तैयार किया जाता था। तो जैसे कि एक लाइनेज कहा जाए या एक हेरिटेज की तरह उसको लिया जाता था और आगे की पीढ़ी को सौंपा जाता था। यहाँ पे एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि यदि कोई शिष्य किसी गुरु से तालीम ले रहा है और कुछ ऐसी घटना हो या कुछ ऐसे हालात हों कि वो आगे उस गुरु से शिक्षा नहीं ले पाए, या कहें कि गुरु यदि वो नहीं रहे इस संसार में, तो वहाँ पे शिक्षा रुकती नहीं थी। वो शिक्षा उसको उस घराने से संबंधित और लोग जो होते थे वो उसको स्वयं उसको आगे बढ़ाने के लिए उस शिक्षा देते थे। यानी संकुचित दायरा बिल्कुल नहीं था। जो इनका ये एक जिम्मेदारी की तरह लिया जाता था कि यदि वो अमुक विद्यार्थी, अमुक शिष्य जो है वो होनहार है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, उसका फ्यूचर एकदम नज़र आता है कि भाई वो एक अच्छा कलाकार बन सकता है, तो एक जिम्मेदारी ले ली जाती थी कि इस बच्चे को हमने तैयार करना है। और सभी जो उस घराने से संबंधित लोग होते थे वो सभी शिक्षा देते थे उसको, और जो शिष्य होता था उसको भी, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती थी कि जो जिम्मेदारी उसको दी गई है उसको वो पूरी तरह से जो है उसको निभाए उस जिम्मेदारी को। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इस प्रकार के उदाहरण कि आगे की जो भी आपके इस घराने से संबंधित जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो सब इन बातों पे के साथ उसका बहुत बड़ा संबंध है। जैसे कि हम कहते हैं कि विद्या जो है वो देने से कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही है। तो इसका साक्षात रूप जो है इन घरानों में हमें मिलता है। तो हम जिस प्रकार से बात कर रहे थे नत्थन खां साहब की, यानी निसार हुसैन खां साहब की,
उन्होंने जो है गुलाम अब्बास साहब से भी उन्होंने तालीम हासिल की और इनके जो आगे इनके पुत्र रहे उस्ताद विलायत हुसैन ख़ां, उनका आगरा घराने में बहुत बड़ा नाम है। आगरा घराने की जब हम बात करते हैं तो दो दिग्गज जो हैं उनके नाम, महान संगीत कलाकारों के नाम सामने आते हैं। एक तो है उस्ताद फैयाज़ ख़ां साहब और दूसरे जो उस्ताद जो है वो है उस्ताद विलायत हुसैन ख़ां साहब। तो इन लोगों ने जो है इस घराने को एक पहचान या कहे कि इसको प्रसिद्धि, इसको विश्वविख्यात करना, इसकी जो एक स्टाइल है उसको लोगों की नज़रों में आगे बढ़ाया और लोग इनकी गायकी से आगरा घराने की जो विशिष्टताएं हैं उसकी स्टाइल को एकदम से पहचान गए। यानी जब कहते हैं ना कोई भी चीज़ हो, जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है तो एक ट्रेडिशन के रूप में सामने आती है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें आगे गई और जो उस्ताद फैयाज़ ख़ां और उस्ताद विलायत हुसैन ख़ां साहब, इन लोगों ने जो आगरा घराने की जो चीज़ें थी, आगरा घराने की जो विशेषताएं थी, उनको जो है न केवल मंच प्रदान किया, मंच तो पहले भी थे, मंच के साथ साथ उन्होंने, क्योंकि समय काफ़ी एडवांस हो चुका था, आकाशवाणी का जो है दौर था उस समय, आकाशवाणी में बहुत सी संगीत के कार्यक्रम होते थे, इसके अलावा संगीत की सभाएं भी होती थी, संगीत के सेमिनार्स भी होते थे, संगीत के अलग अलग जो कार्यक्रम होते थे उसमें इनकी शिरकत थी और इस तरह से आगरा घराने की गायकी को आगरा से लेकर इन्होंने लगभग पूरे भारत ही क्यों कहें, हम कहें कि जितने रिकॉर्ड्स इनके बने हैं, जिनकी इनकी आर्काइवल जो एक वैल्यू इनकी है, वो जो है एक प्रिजर्व्ड वे में जो है संरक्षक, उसका जो कहा जाए संरक्षण के रूप में जो है वो आज भी हमारे सामने विद्यमान है। आज भी हम उस्ताद फैयाज़ ख़ां साहब की रिकॉर्डिंग्स को न केवल रिकॉर्ड्स में या हम सीडीज़ डीवीडीज़ के रूप में, बल्कि सिंपल आजकल तो मोबाइल ऑन करिए, यूट्यूब लगाइए, उसमें भी बहुत कुछ आपको मिलता है। तो समय के साथ साथ इन्होंने भी अपने आप को ढाला और इन क्वालिटीज़ को या आगरा घराने की जो गायकी है उसका जो एक उसकी ज़िम्मेदारी जो थी, इसको बखूबी निभाया और उसको आगे बढ़ाते चले गए। तो ये तो एक मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि आगरा घराने की शुरुआत कहाँ से हुई और आगरा घराने में किस प्रकार से कलाकार जो हैं वो उन्होंने इस घराने की धरोहर को आगे पहुँचाया, कहाँ कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली। अब हम बात करते हैं कि आगरा घराने की जो दो दिग्गजों के जो हम नाम हैं उनमें उस्ताद फैयाज़ ख़ां साहब के बारे में भी बात करेंगे और उस्ताद विलायत हुसैन ख़ां साहब के बारे में। तो मैं पहले, क्योंकि मैं बात कर रही थी नत्थन ख़ां साहब की बात कर रही थी जिन्होंने कि गुलाम अब्बास साहब से जो है उन्होंने तालीम ली, तो नत्थन ख़ां साहब जो थे, इनके पुत्र जो थे वो थे विलायत हुसैन ख़ां। विलायत हुसैन ख़ां साहब, क्योंकि जैसे परिवार की परंपरा थी कि चीज़ों को आगे बढ़ाते थे या जो भी बच्चे को बचपन से ही जो है बिठाया जाता था कि संगीत को सीखो, यानी ये संगीत के जो घराने थे, इसमें जो ये परिवार थे, जहाँ पे जो गुरु का परिवार हम कहें, वहाँ पर बचपन से ही संगीत का माहौल था। न केवल गुरु बल्कि उनके बच्चे, उनके पुत्र, उनके शिष्य जो कि बाहर से भी सीखने आते थे, ये सभी लोग साथ में बैठ के उनकी तालीम होती थी। और क्योंकि घर के बच्चे थे तो घर के बच्चों को बचपन से ही एक उनके जन्म के साथ साथ ही हम कहें कि उनको एक हैबिट होती थी कि घर में गाना बजाना चल रहा है तो वो सुनते सुनते भी सीख लेते थे। और फिर विधिवत कुछ समय के बाद जब ऐसा लगता था कि बच्चा बैठने लायक हो गया या बच्चा बैठकर सुन सकता है, तो विधिवत उसकी तालीम शुरू होती थी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस क्रम में, यानी गुरु और शिष्य के, यहाँ पर पिता और पुत्र की बात नहीं आती, या हम कहें कि किसी प्रकार का कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदारी, वो अलग बात थी। लेकिन यदि गुरु से तालीम ले रहे हों और वो चाहे आपका रिश्तेदार, तो गुरु और शिष्य का ही संबंध वहाँ पर होता था। और इस तालीम में ख़ास ध्यान दिया जाता था कि उस घराने की जो विशिष्टताएँ हैं वो उस विद्यार्थी के अंदर, उसके गले के भीतर रच बस जाए।
तो ये तालीम जो है बचपन से ही सुनते सुनते जो है रगों में बैठ जाती थी, और स्वाभाविक रूप से जो विशेषताएं थी, यदि उस खासियत जो उस घराने की थी वो उस विद्यार्थी के अंदर अपने आप ही प्रवेश कर जाती थी। मैं एक बात अक्सर कहती हूँ कि गाना जो बजाना जो है वो सुनने से आता है, यानी कि जब ऐसे कलाकारों को सुना जाता था, ऐसे कलाकारों के साथ उनका सानिध्य मिलता था, चाहे वो घर के बच्चे ही क्यों ना हो या शिष्य क्यों ना हो, तो दिन रात यदि उसको सुनता है, उसको वो चीज़, वो तालीम, वो स्टाइल जो है वो उसके अंदर रचता और बसता है, तो फिर वो उसी के अंदर अपने आप को ढालता है। तो ये एक बहुत, जैसे गुरुकुल की हम बात करें, ये एक स्टाइल था कि उस ज़माने में जबकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, फिर भी दूर दूर से जो है शिष्य लोग या शिष्याएँ जो है वो गाना बजाना सीखने के लिए इन कलाकारों के पास आती थी। और यहाँ तक कि सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि राजा महाराजा भी उनको बहुत इज्जत की नज़र से उनको देखते थे और बहुत सम्मान करते थे। और इसीलिए हम कहें कि दरबारों में जो है वो बहुत से कलाकार जो है राजगायक के रूप में, राज वादकों के रूप में जो है वो उनको स्थापित करते थे राजा महाराजा लोग। राजा महाराजा, बादशाह कहें या हम नवाबों की बात करें, तो वो सभी स्वयं भी, कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि स्वयं भी जो है ये लोग शिक्षा लेते थे, या अपने राजकुमार और राजकुमारियों को जो है, या नवाब होते थे वो भी शिक्षा लेते थे। तो ये क्रम सिर्फ अपने परिवार तक नहीं होता था, बल्कि परिवार के बाहर के लोग भी जो है इन विशेषताओं को जानते हुए, इन विशेषताओं को सीखते हुए जो है आगे इस परंपरा को बढ़ाते थे। तो हम आपको सबसे पहले जो है हम बात करते हैं उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब की। उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब जो थे वो उस्ताद नत्थन खां के पुत्र थे। उस्ताद नत्थन खां को जो है निसार हुसैन खां जो है इनका पूरा नाम ये था। नत्थन खां साहब के से इनके ये पुत्र थे। तो स्वाभाविक था कि घर में जब गाने बजाने का माहौल है तो बचपन से ही जो है तानपुरे खुले रहते थे, बचपन से ही जो है वो सुनते रहते थे। और क्या कहें कि चलते फिरते भी गाना सुनना होता था और गाना होता था कि वो कानों में जो पड़ रहा है वो उसकी तालीम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी उसकी तालीम होती थी। और फिर उसको जब विधिवत उसको तालीम दी जाती तो उसको उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ता था या उसी अनुशासन के अनुसार चलना पड़ता था जो कि अनुशासन जो है उस परंपरा में चला आ रहा था या मौजूद था। तो हम जब इनकी बात करें, उस्ताद विलायत खां साहब की बात करें, उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब की बात करते हैं, तो ये भी जाना जाता है कि इनके जो पूर्वज थे वो शाम रंग और सरस रंग के नाम से जो है वो बंदिशें लिखा करते थे। यानी जो कॉम्पोजिशंस होती थी उसमें अपना पेन नेम जिसे हम कहें कि उपनाम जो है वो अक्सर आप बंदिशों में सुनते हैं कि सदारंग, तो सदारंग जो है ये भी पेन नेम ही था। या किसी कवि, जब उदाहरण की बात हम लें तो किसी कविता में कोई कवि अपना कोई उपनाम लगाता है तो उस उपनाम को हम कभी भी हम किसी कविता में पढ़ते हैं तो हम सीधे जान जाते हैं कि ये इस व्यक्ति ने ये कविता को लिखा। ये ज़रूरी नहीं कि जो उसका नाम है, जो उसके माता पिता ने जन्म से उसको दिया है वही उसका उपनाम होगा। ये बहुत ही कम मिलता है, अक्सर होता है कि वो अपना एक उपनाम बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इनके जो पूर्वज थे वो श्याम रंग और सरस रंग के नाम से जो है बंदिशें बनाया करते थे। और ये जो थे आगरा के नामी ध्रुपदीय थे, यानी ध्रुपद गायन जो है वो जो है इनके पूर्वज गाया करते थे। इनका जन्म, उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब का जन्म जो था वो 1895 में आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उस समय जब इनका जन्म हुआ था, इनके जो पिता थे नत्थन खां साहब, ये मैसूर के जो दरबार में ये राजगायक के रूप में नियुक्त थे। 1901 में, यानी अवस्था बहुत छोटी रही होगी उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब की, तो 1901 में जो है इनके पिता का देहांत हो गया और इस वजह से इनको आगरा छोड़कर इनको बम्बई की तरफ रुख करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इनके बहुत से इनके रिश्तेदार रहा करते थे, इस परिवार के काफ़ी लोग। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि यदि कोई होनहार बच्चा है, उसको यदि इस प्रकार से, यदि उनके पिता शिक्षा दे रहे हैं, जो भी उनके गुरु शिक्षा दे रहे हैं, यदि वो किसी कारण उसमें विघ्न आता था तो बाकी उस घराने के
जो संगीतज्ञ थे या उस परिवार के जो संगीतज्ञ हुआ करते थे, वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपना लेते थे कि भाई अब ये बच्चा जो है इसको आगे की शिक्षा देना, आगे की तालीम देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, मैंने पहले भी आपको ग्वालियर घराने के बारे में डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जो पुत्र थे, वो जब 10 साल के थे तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो हैं उनका देहांत हो गया। तो यानी 10 साल के बच्चे को तो अभी शिक्षा उसकी चल ही रही है, अभी तो शुरू हुई है। तो उस समय बाकी जो उनके शिष्यगण थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी समझी कि हमारे गुरु का पुत्र है, तो ये जिस प्रकार से गुरु ने हमें निश्चल रूप से तालीम दी है, निस्वार्थ रूप से तालीम दी है, हम उस तालीम को अपने गुरु के इस पुत्र को जो है हम तैयार करें। तो कितना खूबसूरत सा भाव है, कितना सुंदर भाव है ये। और इसी भाव को जो है ये कलाकार, अब मैं सिर्फ आगरा घराने की बात नहीं कहूँ, ये कई घरानों में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, लगभग सभी में मिलते हैं। तो एक होनहार बालक विलायत हुसैन खां को जब अपना आगरा छोड़कर जब बम्बई जाना पड़ा, तो वहाँ पर उनको उनकी जो जिम्मेदारी जो है वो कल्लन खां साहब और मोहम्मद बख्श जो है इन्होंने इसको उठा लिया। तो जो जिम्मेदारी जो लेने वाली बात है उसको वो पूरी तरह से निभाते थे। यानी उस बच्चे को नित्य रियाज कराना, किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से उसका मार्गदर्शन करना है, किस प्रकार से उसको अच्छे कलाकार के रूप में उसको सामने लेकर आना है, तो उसमें सभी के लोग जो है वो जुट जाते थे। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि इनका परिवार जब बम्बई आए तो सब कल्लन खां साहब और मोहम्मद खां साहब, मोहम्मद बख्श जो है, ये उन दिनों जयपुर रहा करते थे। और इन्होंने जो है अपने पास जो है इनको बुलाया, क्योंकि बम्बई में जब ये गए तो बम्बई में भी शिक्षा इतनी नहीं हो पाई। तो इनको जहाँ जयपुर में जो कल्लन खां साहब थे और इनके जो दूसरे गुरु मोहम्मद बख्श थे, तो इन्होंने जयपुर में इनको बुलाया और वहाँ से इनकी शिक्षा आरंभ रही। और ये कहा जाता है कि मोहम्मद बख्श साहब ने इनको गोद ले लिया था। अपने इस दत्तक पुत्र को गोद लेने के बाद उन्होंने संगीत की शिक्षा उसको उनकी जारी रखी। और उसके अलावा सिर्फ संगीत की शिक्षा नहीं, बल्कि उर्दू, फ़ारसी और हिंदी, ये तीनों भाषाओं की शिक्षा उनकी आरंभ हो गई। तो कुछ समय तक इस शिक्षा को लेते हुए जो है उन्होंने न केवल इन उस्तादों बल्कि और भी बहुत बहुत बड़े दिग्गजों से जो है इन्होंने तालीम हासिल की। और इन्होंने सबसे खूबसूरत बात जो उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब की रही वो ये रही कि इन्होंने जिस जिस व्यक्ति से भी, जिस जिस कलाकार से या जिन जिन गुरुओं से इन्होंने तालीम हासिल करी, इन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संगीतज्ञों के संस्मरण। और उन सभी गुरुओं के को इन्होंने धन्यवाद देते हुए उन सभी का नाम जो है उसमें मेंशन किया है और कब उनसे तालीम हुई, सारी डिटेल्स उन्होंने उसमें दी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये लगभग 42 यानी 42 गुरुओं के शिष्य रहे हैं। तो यानी 42 जो दिग्गज थे, इन्होंने इनको क्या क्या नहीं सिखाया होगा, उस घराने के बारे में कितना इनको कहना चाहिए कि कितना कुछ उन्होंने दिया होगा, जिससे कि एक पूरा भंडार उनके पास था। तो ये इन उस्तादों के बारे में जिन्होंने नाम दिए हैं उनमें से मैं कुछ नाम आपको पढ़कर बताती हूँ। करामत खां साहब, ये जयपुर के दरबारी गायक थे, इनसे भी इन्होंने तालीम ली। छोटे दादा यानी कल्लन खां साहब आगरा वाले, कल्लन खां साहब की जैसे मैंने आपको बताया कि आगरा घराने से उनका संबंध था। आगरा वाले कल्लन खां जो उनके छोटे दादा थे, उनसे इन्होंने तालीम ली। मोहम्मद बख्श, आपको मैंने जैसे बताया, इनसे उन्होंने होरी की, ध्रुपद, धमार की इन्होंने तालीम ली। और ये तालीम आगे की शिक्षा में इनकी दिखाई देती। होरी जो है उत्तर प्रदेश में वैसे ही बहुत मशहूर है, होरी गायन अपने आप में एक परंपरा है। और इसके अलावा ध्रुपद की इन्होंने तालीम ली। ध्रुपद की ख़ास चीज़ें जो हैं उसमें दोम तोम का आलाप जो है, इन सभी चीज़ों की तालीम जो है उन्होंने आपसे ली। और इस गायकी में उसको जो जोड़ा है या इस गायकी के साथ साथ जब उस इस प्रकार की जो विशेषता उनको ऐड किया, तो वाकई ये गायकी बहुत निखर कर जो है वो सामने आई। उनकी शिक्षा की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, बड़े भाई मोहम्मद खां और अब्दुल खां, बड़े मामा महमूद खां, इनायत खां अतरौली वाले, अल्लादिया खां, हैदर खां, उमराव खां दिल्ली वाले, पंडित विशंभर दीन, भैया भास्कर राव बखले,
रामपुर के फ़िदा हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद खां और इनके भाई फैयाज़ हुसैन खां, यानी इतने सारे कलाकार। मैंने तो कुछ ही नाम आपके सामने बताया, लगभग 42 संगीतज्ञों से जो है इन्होंने तालीम ली और सभी का इन्होंने धन्यवाद किया। सबका धन्यवाद इन्होंने संगीत के संस्मरण में, संगीतज्ञों के संस्मरण में, ये जो इनकी पुस्तक है इसमें इन सभी का वर्णन करते हुए इन्होंने बहुत बहुत इनको धन्यवाद किया है ऐसे गुरुओं की। तो ये भी एक आभार प्रकट करने का एक तरीका है। तो जब हम बात कर रहे थे इनकी तालीम की, तो अलग अलग विशेषताएँ जो थीं, यानी कि आगरा घराने की जो खासियत है वो तो इन्होंने सीखी, साथ ही साथ ये कलाकारों की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए कहीं से भी कुछ अच्छा मिल जाए उसको ये तुरंत ग्रहण कर लेते थे। इसीलिए इन्होंने अलग अलग स्थानों पे जो अलग अलग कलाकार हुए उनसे भी इन्होंने तालीम ली और अपनी उन विशिष्टताओं को इन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया, और इसीलिए इनकी गायकी जो है वो बहुत बहुत जो है पॉपुलर हुई। ये भी माना जाता है कि जयपुर में इनकी जब शिक्षा हो रही थी तो उस समय फैयाज़ खां साहब जो हैं उनके साथ भी इनकी शिक्षा होती थी। तो मैं जब आपको फैयाज़ खां साहब, उस्ताद फैयाज़ खां साहब के बारे में जब आपको बताऊंगी तो आपको तब और इस बात की तुष्टिकरण आपको हो जाएगा। और लगभग जो है इनकी उम्र बहुत छोटी थी, लगभग इनके फादर बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया था, लगभग 6 वर्ष के थे। और यहाँ आते आते जो है इनकी जो शिक्षा हुई तो 10 साल जो है इनकी उम्र थी। तो इन्होंने जो है फैयाज़ खां साहब जो है उनकी भी तालीम जब होती थी अपने पिता से तो साथ बैठ के जो है इनकी भी तालीम होती थी। तो यानी कि कहते हैं कि उस घराने का बच्चा है तो उस बच्चे को बचपन से ही पूरी तालीम दी जाती, जिसमें कि सहयोग जो है वो लगभग सभी लोगों का रहता था उस घराने से जिसका भी संबंध है, चाहे वो पारिवारिक व्यक्ति हो, परिवार से के भीतर हो या परिवार से बाहर, यानी शिष्यगण के रूप में। तो ये उस्ताद विलायत खां साहब ने इस प्रकार से जो है वो अपना धन्यवाद अर्पित करते हुए जो है इस पुस्तक को लिखा। आगे इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और आगरा घराने की गायकी के बारे में भी आपको बताएंगे। जैसा कि हम आपको विलायत हुसैन खां साहब के बारे में बता रहे थे, तो उसमें मैंने आपको प्रमुख बात बताई कि किस प्रकार से परिवार का हर जो संगीतज्ञ जो भी संगीत के क्षेत्र में था वो अपनी जिम्मेदारी समझता था कि इस घराने की परंपरा को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब जो थी, बाल्यकाल से ही इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी और ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी थी इनकी, यानी कि सीखने की जो क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी। और क्योंकि इनकी तालीम जो है ध्रुपद, धमार और होरी, ठुमरियों में भी हुई है, तो उसको ये जब अपनी गायकी में उसका यूज़ करते थे तो वो बहुत ही पसंद किया जाते थे, बहुत श्रोताओं को बहुत अच्छी लगती थी। उस्ताद फैयाज़ खां जो है उनके साथ इन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स जो है किए। और देखिए किस प्रकार से बच्चे को, किसी परंपरा के बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है। तो उस्ताद फैयाज़ खां जो कि एक दिग्गज अपने आप में थे, अपने आप में पूरा एक घराना थे वो जब भी संगीत के दौरों पर जाते थे, यानी प्रोग्राम्स के, परफॉर्मेंसेस के जितने कॉन्सर्ट्स थे वो देने जाते थे, तो उनके कार्यक्रम से 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जो है इनको
जो है उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब को मौका दिया जाता था कि वो परफॉर्म करें। तो इस प्रकार से वो नोटिस में आए। क्या उसका मतलब ये होता था, मकसद ये होता था कि उसको नोटिस किया जाए कि हाँ भाई इस घराने का ये बच्चा गा रहा है, तो ये इसको भी नोटिस किया था। यानी ये आगे भावी पीढ़ी का परफॉर्मेंस की फील्ड में जो है कलाकार ये तैयार हो रहा है। तो इसका एक सांकेतिक भाषा भी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने उनकी तालीम भी रही। और फ़याज़, जैसे मैं आपको बताया, फ़याज़ खान साहब के कार्यक्रमों से पहले जो है उनके साथ भी ये काफ़ी रहे, और उनके कार्यक्रमों से पहले जो है इनकी परफॉर्मेंसेस भी होती थी। 1914 में आप बम्बई आए और आपके बड़े भाई मोहम्मद खान साहब के साथ आप रहने लगे। यहाँ इन्होंने इनकी तालीम हुई लगभग 6 वर्षों तक, और उसके बाद जो है, क्योंकि 1920 में उनका इंतकाल हुआ, इनके बड़े भाई मोहम्मद खान साहब का, तो इनकी तालीम एक तरह से फिर रुक गई। और साथ में परिवार का जो बोझ था, ख़ासतौर पे आर्थिक रूप से, वो इनके कंधों पर आ गया। और इन्होंने इसको भी बोझ न समझ के बहुत तन्मयता से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, और इसके लिए संगीत सिखाते थे, और इन्होंने बहुत मेहनत से इन्होंने जो है परिवार को भी चलाया। और इनके जो परिवार में, अब हम किसी की परंपरा से संबंधित हम किसी कलाकार को जानते हैं तो हम उसकी सिर्फ वही पोषण लेते हैं कि जो वो उसका संगीत क्षेत्र के प्रति योगदान। पारिवारिक बातें क्या हैं, उस पर हम कभी, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। हम संगीत की बात करते तो संगीत की भाषा में उसको ही हम आगे लेकर जाएं। इनके 3 पुत्र हुए, यूसुफ हुसैन, यूनुस हुसैन और याकूब हुसैन। ये इनके 3 पुत्र हैं। तीनों ने जो है संगीत की तालीम ली, और इसमें से उस्ताद यूनुस हुसैन खान साहब जो है, इन्होंने तो बहुत नाम कमाया। इनके जो है ये पुत्र, जैसे मैंने बोला, पिता पुत्र का संबंध भी गुरु और शिष्य का ही संबंध रहता था। तो इन तीनों ने जो है अपने गुरु की धरोहर जो है उसको अपनाया, उस पर मेहनत की, तालीम पूरी तरह से ली। और जो शिष्य और शिष्याओं की बात करते हैं उनमें बहुत से नाम आते हैं, जैसे कि अंजनी बाई जाम्बोलीकर, इंदिराबाई वाडकर, दुर्गा खोटे, सरस्वती बाई, फाथर फेकर, श्रीमती नार्वेकर, पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित गुणीदास, दत्तू बुआ इचल करंजीकर, गजानन राव जोशी, बटुक दीवान, लताफ़त हुसैन खां, शराफत हुसैन खां, और कश्मीर के महाराजा कर्ण सिंह। यानी जो कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, जो आजकल आपके पॉलिटिक्स में काफ़ी आप उनको देखते हैं आगे, तो वो एक बहुत बड़े विद्वान है, जिनको कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य का नहीं बल्कि उर्दू का भी बहुत, संस्कृत का भी बहुत बहुत ज्ञान है, और संगीत का भी इनको बहुत ज्ञान है। तो कहने का मतलब है कि जब एक किसी चीज़ में कोई योग्यता होती है या कोई इस प्रकार का लक्षण होता है, तो कहते हैं कि उसको लोग अपने आप नोटिस कर लेते हैं। तो यही कुछ हुआ विलायत हुसैन खान साहब के साथ, कि उनके शिष्य और शिष्याओं ने उनका बहुत मान रखा। उनमें उनके अपने पुत्र भी थे, उनमें उनके ऐसे भी शिष्य थे जो कि बाहर के भी थे, जो उनसे लगातार तालीम लेते रहे। इनको 1932 में अहमदाबाद की संगीत परिषद ने संगीत रत्नाकर की उपाधि से इनका सम्मान किया। मैसूर महाराजा ने इन्हें संगीताचार्य की उपाधि दी, और ये अखिल भारतीय जो रेडियो, जिसे हम कहते हैं कि आकाशवाणी की जो बात है, ऑल इंडिया रेडियो, इसमें बम्बई और दिल्ली में संगीत के सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। इसके साथ इनको आकाशवाणी ने चीफ म्यूज़िक सुपरवाइज़र के रूप में भी इनको नियुक्त किया। वहाँ पर इन्होंने इस पद पर काम किया। और सिर्फ AIR की हम जहाँ तक बात करते हैं, या हम इनका संबंध जो है दिल्ली के आकाशवाणी से, इनका संबंध बहुत ज़बरदस्त, बहुत गूढ़ था। एक इनकी 72 घंटे का गायन रिकॉर्ड जो आपने आर्काइव्स यानी संग्रहालय के लिए किया था आकाशवाणी के लिए, वो इनकी आज भी मौजूद है। सिर्फ गायन ही नहीं बल्कि सितार, पखावज और तबले पर भी इन्होंने काफ़ी महारत हासिल की थी, और बखूबी उसको बजाते थे। आपने जो है, आपकी जो पुस्तक संगीतज्ञों के संस्मरण जो है, बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, जिसमें कि आपने बहुत सारे विद्वानों के बारे में बताया। और एक बहुत बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा कि उन सभी गुरुओं के बारे में मेंशन किया है जिनसे कि इन्होंने शिक्षा ली है।
इसके अलावा बहुत अच्छे शायर भी थे जो कि शफ़क़ उपनाम से लिखते भी थे, और इनकी जो बंदिशें थी वो प्राण पिया के नाम से मशहूर थी। यानी इस उपनाम को ये अपनी बंदिशों में, यानी अपनी कॉम्पोजिशंस में जो गीत बनाते थे, जो बंदिशें उनको कहा जाता था शास्त्रीय संगीत के भाषा में, उसमें ये प्राण पिया के नाम से अपना बंदिशों को जो है वो उनका निर्माण करते थे। तो इसके अलावा इनको लगभग 5000 के करीब जो इनको बंदिशें रटी हुई थी। तो सोचिए क्या ब्रेन रहा होगा। आजकल हर चीज़ हम लोग की पीढ़ी जो है, स्टूडेंट्स भी, वो सिर्फ मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते। वो ज़माना तो रिकॉर्डर्स का भी नहीं था, टेप रिकॉर्डर्स का भी नहीं था, तो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। बहुत विरला कोई होता था जिसके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। तो इन्होंने जो है इस चीज़ का जो है पूरा फ़ायदा उठाया कि इनकी जो तालीम है उसको ये कभी रुकने ना दें। और बहुत उदार दिल था, जैसे मैंने आपसे कहा कि इतने गुरुओं का, हर गुरु का इन्होंने उसमें धन्यवाद किया है। इनको 1935 से 1940 तक जो है मैसूर दरबार में गायक के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया। कश्मीर नरेश के राजकुमारों को भी इन्होंने शिक्षा दी। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि महाराजा कर्ण सिंह जो है, उनको भी इन्होंने संगीत की शिक्षा दी। तो राजा, महाराजे, नवाब, ये सभी लोग जो हैं कलाकारों के पास शिक्षा लेने के लिए आतुर रहते थे, क्योंकि ओवरऑल उनको हर चीज़ की जानकारी होना, क्योंकि रूलर बनने से पहले, क्या कहा जाए कि शासक बनने से पहले जो है उसको शासन करने के पूरे तौर तरीके सिखाए जाते थे, और साथ ही साथ विद्वानों का किस प्रकार से आदर करना हो, या विद्वानों की जो निधि है उसका कैसे सम्मान किया जाता है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो इन राजा महाराजाओं को भी संगीत का शौक़ था, और वो भी शिक्षा लेते थे। गंडा बनवाना, जिसे क्या है कि एक परंपरा जिसमें कि गुरु अपने शिष्य को जो है वो एक्सेप्ट करता है एज ए शिष्य, और शिष्य भी अपने गुरु को एक्सेप्ट करता है। तो गुरु के सानिध्य में रहकर बहुत चीज़ें सीखता है। इस प्रकार से इन राजकुमारों को भी शिक्षा, या हम कहें कि राज परिवार से संबंधित जो राजकुमार हुआ करते थे उनको भेजने की प्रथा थी। इसी प्रथा के अंतर्गत इन्होंने जो है महाराजा कर्ण सिंह को जो है इन्होंने तालीम दी। 18 मई 1962 में जो है इनका निधन हुआ। तो विलायत हुसैन ख़ान साहब ने जितना काम किया, जितना उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्पित किया, तो सिर्फ उन्होंने अपने तक ही सीमित नहीं रखा, उस चीज़ को आगे भी बढ़ाया। और साथ ही साथ इन्होंने जिससे भी तालीम ली उसका धन्यवाद किया। संगीतज्ञों के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी। और आप देखिए इनके बारे में जब मैं आपको बताती चली जा रही थी, लाइफ कोई बहुत स्मूथ नहीं थी इनकी लाइफ में। पहले इन्होंने पिता से तालीम जब शुरू की, थोड़ा समय सीखा तो पिता गुजर गए। आगे चलकर किस प्रकार से इन्होंने अलग अलग गुरुओं के पास जाकर जो है वो तालीम को हासिल किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उनको धन्यवाद करना, क्योंकि गुरु के ऋण से तो ऋण हो नहीं सकते, लेकिन धन्यवाद करना, उनके बारे में लिख के एक प्रमाण के रूप में आगे की पीढ़ी के बारे में के पास छोड़ देना। चाहे उन्होंने बहुत कम समय तक किसी भी व्यक्ति से तालीम ली हो, उसका उन्होंने धन्यवाद किया अपनी पुस्तक संगीत के संस्मरण, संगीतज्ञों के संस्मरण में। अब जब हम आगरा घराने की बात करते हैं, तो आगरा घराने की वो कौन सी विशिष्टताएं हैं जिनको कि सुनकर जो है वो हम ये जान पाएँ कि भाई ये आगरा घराने की गायकी। ऐसी बहुत सी जो कहा जाए कि बातें हैं, विशेषताएं हैं जिनको कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन विशेषताओं को जानने के बाद ही दो घरानों की जो फीचर्स हैं, उनको, विशेषताओं को अलग किया जा सकता है या पहचान किया जा सकता है कि ये कौन सा घराना जो है वो उसका कलाकार है। तो इन विशेषताओं को जो है, इनमें सबसे पहले आता है कि इस घराने में भी खुली आवाज़ जो है उसका प्रयोग होता था, जो कि ग्वालियर घराने की, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्वालियर घराने से इस घराने का संबंध है। तो ग्वालियर घराने में जिस प्रकार से खुली आवाज़ का प्रयोग था, उस प्रकार से खुली आवाज़ जो है इस घराने के कलाकार जो हैं वो लगाते थे। किंतु एक डिफरेंस क्या था कि जवारीदार आवाज़ थी। ये एक बड़ी संगीत की भाषा मैं आपको बताऊं, जैसे आप जवारी किसे कहते थे कि संगीत में जब हम तानपुरे की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि तानपुरे में यहाँ पे ये ब्रिज है, इसके ऊपर जब तार फिक्स की जाती है तो यहाँ पे एक थ्रेड लगाया जाता है।
तो यदि उस थ्रेड को न लगाया जाए तो हम उसको बार बार उसको हम छेड़ते हैं तो ऐसा लगता है आवाज़ कहीं पे कुछ बंद है, यानी उसको एक गोलाई नहीं मिली है, उसकी एक क्लैरिटी नहीं है। तो हम उस धागे को जब आगे खींचते हैं और छेड़ते रहते हैं तार को, तो एक पॉइंट पर आके वो आवाज़ एकदम खुली, साफ़ सुथरी खुली आवाज़ जो है वो मिलती। तो हम कहते हैं उसको कि उसकी जवारी जो है वो खुल गई है। ये संगीत की भाषा है, जवारी खुल गई। तो यहाँ तक जैसे कहा गया है कि जवारीदार आवाज़, इसका अर्थ ये ना लगाएं कि वो आवाज़ में किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर धागे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवाज़ की बात है। यानी आवाज़ इतनी ट्रेंड हो जाती है उसको शिक्षा के बाद कि वो आवाज़ बिल्कुल खुली आवाज़ जो है लगाई जाती है, लेकिन बहुत खूबसूरत एक उसको गोलाई आवाज़ को प्रदान की जाती है। तो ये आगरा घराने की एक विशिष्टता है, ख़ास विशेषता उसकी। दूसरी जो विशेषता रही वो है कि ध्रुपद के समान ही ख्याल में नोम तोम के जो आलाप हैं उनको गाया जाता है। ध्रुपद एक विशिष्टता आपको ध्रुपद के बारे में बता चुके। ध्रुपद एक ऐसी गायन शैली है जिसमें कि आलाप आकार में नहीं किया जाता, उसको नोम तोम के आलाप यानी ता ना 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 नोम तोम ता नोम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शब्द क्या थे, ये मंत्र हुआ करते थे जिन मंत्रों को गाया जाता था। और ये मंत्रों को जब आलापचारी के रूप में गाया था तो कुछ ऐसा रहा होगा कि जब संगीतज्ञ या गायक गा रहा है उसको, तो गाते गाते वो उसमें इतना डूब जाता था कि उसका जो उच्चारण है वो एकदम क्लियर नहीं होता था, और वो उसको भाव जो उसका आगे प्रकट होता था वो उसमें वो ऐसा सुनाया देता था जिस प्रकार से कोई नोम तोम तन इस प्रकार का इस्तेमाल कर रहा है अक्षरों का। तो इसको धीरे धीरे जो है नोम तोम का लाभ कह दिया गया। तो जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा बताती हूँ, अब ये आकार में तो ऐसे भी हो सकता है मैंने आकार में लिया आलाप। इसी में जब तना नोम और पहले ये मंत्र हुआ करते थे, ओ मायना तरे तो ओ मायना तरे तो यहाँ पर मैंने एक तरह से मंत्र का प्रयोग किया है, ओम अंतरे त्वम, यानी ये ईश्वर तुम मेरे भीतर हो। इस प्रकार से ओम तन नोम जो ये बातें जो इस मंत्र के जो अक्षर होते थे, इन अक्षरों को आलाप फॉर्म में गाया जाता था तो वो नोम तोम का आलाप होता था। ये अलग बात है कि समय के साथ साथ जो है ये जो मंत्र है ये इतने क्लियर नहीं, धीरे धीरे ये आलाप में ही समा गए और सिर्फ नोम तोम तना ये अक्षर रह गए और इन अक्षरों का इन आलाप में प्रयोग होता है। तो मैं जब ग्वालियर घराने की उसकी गायकी की बात करती हूँ तो उसमें नोम तोम के जो आलाप हैं वो ख्याल के साथ उसका प्रयोग होता है। ना साधारण तौर पे नोम तोम के आलाप ध्रुपद के साथ या धर्मार के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन आगरा घराने में इसको ख्याल के साथ नोम तोम के आलाप का प्रयोग होता था। तो बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से जो है ये आलाप का आलापचारी करते हैं इस घराने की परंपरा में। एक और क्वालिटी की जबड़े का अधिक प्रयोग होता है, यानी जबड़ा ये जो पोर्शन है गाने का, इसका इस्तेमाल इस गायन में बहुत किया जाता है। आप इसका उदाहरण मैं तो आपको इस समय दे नहीं सकती हूँ, लेकिन आप इसका उदाहरण जो है वो किसी गायक आगरा घराने के किसी कलाकार के रिकॉर्डिंग्स में आप जो है उसको सुन सकते हैं। बंदिशदार चीज़ें, यानी बंदिशों पे बहुत
ध्यान दिया जाता है। बहुत खूबसूरत बंदिशें जो हैं इस परंपरा की हैं और उनको जो है गाया जाता है, बहुत प्रचलित है। यानी एक कहते हैं कि एक धरोहर, निधि जिसे हम कहा जाए कि संपत्ति के रूप में जो है बंदिशें होती थी। इन बंदिशदार चीज़ें, यानी चीज़ें मतलब ये जो कॉम्पोजिशंस हैं, जैसे हम ख्याल कोई भी किसी राग का गा रहे हैं, उसमें जो बंदिशें होती थी उसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता था, बहुत ही प्रीशियस जिसे कहा जाए बंदिशें होती थी। और यहाँ की बंदिशें बहुत पॉपुलर भी रही हैं। ख्याल के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार और ठुमरी जो है इस परंपरा में गाया जाता है। यानी कि सिर्फ ख्याल ही नहीं प्रचलित है इस घराने की गायकी में, ध्रुपद धमार, क्योंकि ध्रुपद धमार जो है वो मध्यकाल से चला आ रहा है। ध्रुपद धमार, क्योंकि आप देखिए आलापचारी के बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पर भी जो है दोम तोम के आलाप का प्रयोग जो है वो होता है, जो कि ध्रुपद में होता है। ध्रुपद की क्वालिटीज़ जो हैं वो ले ली गई। तो ध्रुपद धमार भी इस घराने में बखूबी गाया जाता है। और इसके अलावा ठुमरी गायन की भी परंपरा इस घराने में है। लय और ताल पर विशेष अधिकार, यानी लय यानी किसी भी ताल पे जो लय बज रही है उस पे ख़ास तौर पे उसकी विशेष अधिकार जो है, ये इस परंपरा की खासियत, इस परंपरा की क्वालिटीज़ हैं। तो हम बात कर रहे थे आगरा घराने की, और आगरा घराने की हमने आपको बताया कि इस प्रकार से शुरुआत आगरा घराने की रही है और कैसे कैसे इसमें कौन कौन से कलाकार आए। हमने आपको विलायत हुसैन खान साहब के बारे में बताया है, और इसकी आगे की सीरीज़ में हम आपको और भी दिग्गजों के बारे में बताएंगे। उस्ताद फैयाज़ खान साहब के बारे में, जो कि अपने आप में एक घराना है। तो या हम कहते हैं कि आगरा घराना का पर्याय जो है वो उस्ताद फैयाज़ खान साहब को ले आता है। तो उनके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको एक बंदिश प्रस्तुत कर रहे हैं। राग है शुद्ध सारंग, खरज। छिड़े शुद्ध सारंग जो है ये एक ऐसा राग है जिसको कि दिन के दूसरे प्रहर में या मध्याह्न में 12 बजे के आसपास जो है का समय इसका गायन का होता है। शुद्ध सारंग को कल्याण ठाट के अंतर्गत भी कहते हैं कुछ विद्वान, कुछ काफ़ी ठाट के अंतर्गत भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। तो मैं इस राग को इसलिए ले रही हूँ कि ये राग जो है ये इस घराने में इस राग की जो बंदिश है, अब मोरी बात मान ले पियरवा, ये बहुत ही प्रचलित बंदिश जो है इस घराने की है, आगरा घराने की। तो इस बंदिश को पहले हम सीखते हैं। जब हम बात करते हैं शुद्ध सारंग की, शुद्ध सारंग के बारे में भी थोड़ा आपको बताऊं। शुद्ध सारंग जो राग है वो उसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। ये राग जो है इसमें किस प्रकार से प्रयोग, नि सा रे नि सा रे मा पा, यानी आरोह में जब हम गा रहे मध्यम से पंचम पे तो तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा। नि सा रे मा पा मा रे, अवरोह में मध्यम और ऋषभ का जो है जो इसकी संगति है वो नि सा रे मा पा मा रे। अब ये सारंग की खास बात है,
मा प मा रे नि सा प नि सा रे नि सा रे मा मा पा 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 मा रे मा प द मा प। अभी देखिए कैसा प्रकार है जिसमें कि धैवत का प्रयोग होता है। रे मा प द मा प मा रे, अवरोहात्मक रूप में धैवत का प्रयोग होगा। रे मा प द मा प ध मा प, ये फ्रेज जो है इसी में आता है। रे मा मा प मा रे मा प द मा प मा रे मा रे नि सा प नि सा रे नि सा रे मा प द मा प मा रे नि सा। तो ये इसकी खासियत है, इसकी पहचान भी होगी। जहाँ दोनों मध्यम का प्रयोग हुआ और धैवत का इस प्रकार से प्रयोग होता नहीं इस प्रकार से धैवत का प्रयोग नहीं करें तो सा नी प म रे, राग बदल जाएगा। सा नी द प द म प म रे नि सा, एकदम राग जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये हम शुद्ध सारंग की जब हम बात कर रहे थे, शुद्ध सारंग जो राग है उसमें इसकी औड़व शाड़व इसकी जाति कही जाती है। यानी आरोह में जब हम गाते नी सा रे मा प, गंधार गायब है, रे मा प नी सा, धैवत गायब है। यानी आरोह में रे गांधार और धैवत का वर्ज है, और अवरोह में सा नी द प द म प म रे, यानी धैवत का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से औड़व शाड़व इसकी जाति है। इसका जो इसकी प्रकृति है वो गंभीर प्रकृति है, और इसमें जो न्यास के स्वर है वो ऋषभ है, पंचम है और निषाद है। इसका जो वादी स्वर है वो ऋषभ है, संवादी स्वर इसका पंचम है। समय मैंने आपको बता दिया, मध्याह्न काल यानी 12 बजे के आसपास इस राग को गाया जाता है। तो खैर हम बात कर रहे थे बंदिश की, आगरा घराने में प्रचलित बंदिश की। तो बात आई शुद्ध सारंग राग की, और शुद्ध सारंग की बंदिश से पहले मैंने आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, ताकि जो बंदिश में गा रही हूँ उसमें आपको इस राग के बारे में थोड़ा बहुत उसका आभास आपको होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि राग में कौन कौन से स्वर किस प्रकार से स्वर संगतियों के साथ प्रयोग हो रहे हैं। तीन ताल की बंदिश है। अब मोरी बात मान ले पियरवा, अब मोरी बात अब मोरी बात मान ले पियरवा, मान ले पियरवा, जाऊं तो बेवारी वारी वारी वारी, अब मोरी बात अब मोरी बात मान ले पियरवा, जाऊं तो बेवारी वारी वारी वारी, अब मोरी बात अब मोरी बात। प्रेम पिया हमसे नहीं बोलत, प्रेम पिया हमसे नहीं बोलत, विनती करत मैं तो हारी 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 हारी, अब मोरी बात अब मोरी बात मान ले पियरवा, जाऊं तो मैं वारी 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 वारी, अब मोरी बात अब मोरी बात अब मोरी बात अब मोरी बात। तो ये था शुद्ध सारंग राग और इसकी ये बंदिश थी। मैंने ये बंदिश को इसलिए लिया क्योंकि ये बंदिश आगरा घराने की बहुत ही प्रचलित बंदिश है, और इस बंदिश को आगरा घराने के लगभग
सभी गायक जो है इसको गाते हैं। आगरा घराने के ही नहीं बल्कि आज के समय में कहें तो किसी भी घराने के, किसी भी स्कूल का, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एकेडमी का कोई बच्चा हो, वो सब इस बंदिश को गाना जो है बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि राग भी बहुत खूबसूरत है और बंदिश के बोल भी, जो जहाँ मैंने आपको बात की कि बंदिशदार चीज़ों की जब बात करती हूँ तो इस प्रकार की बंदिश उसमें एक बहुत ही अहम जो है भूमिका निभाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको आगरा घराने के बारे में बताया, उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब के बारे में बताया, आगरा घराने की विशेषताओं के बारे में बताया, साथ ही आपको ये बंदिश दी। आगे इस घराने के जो और भी बातें हैं वो आपको अगली सीरीज़ में जो है हम आपको इसके अगले लेक्चर में आपको ज़रूर बताएंगे। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, में आगे दीजिए। धन्यवाद।